प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, इस 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज से 74 साल पहले हमारा देश एक लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का अपना संविधान लागू हुआ था। भारत एक गणतंत्र बना था और उस गणतंत्र के कुछ सपने थे, कुछ लक्ष्य थे। क्या हम उन लक्ष्यों को आज 74 साल बाद हासिल कर पाए हैं या नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा आज। उससे पहले मैं मुख्य बिंदुओं पे आऊं, उससे पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। स्वरचित शेर है ये मेरा। अभी चला ही था काफिला, अभी चला ही था काफिला कि लुटेरे आ पहुँचे, सुबह हुई भी नहीं कि अंधेरे आ पहुँचे। अभी चला ही था काफिला कि लुटेरे आ पहुँचे, सुबह हुई भी नहीं थी कि अंधेरे आ पहुँचे। इस हिंदुस्तान की किस्मत ही सपेरे ने लिखी है, इस हिंदुस्तान की किस्मत ही सपेरों ने लिखी है। हर एक कुर्सी पे आस्तीन के सांप जा बैठे। मित्रों, 74 साल के गणतंत्र के बाद भी जो कितने प्रयासों से इस देश को मिला था, हजारों वर्षों की गुलामी के बाद मंगल पांडे नाम के एक योद्धा द्वारा 10 मई 1857 को जो है इस देश में कह सकते हैं कि क्रांति का पहला विगुल जो है बजा था अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये आंदोलन 10 मई 1957 से चल के 15 अगस्त 1947 तक जारी रहा। और 15 अगस्त 1947 को हम इतने लंबे संघर्षों, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद देश को अंततः जो है अंग्रेजों से आज़ादी मिली। इस आधुनिक भारत को अगर हिंदू और हिंदुस्तान की बात की जाए तो हजारों वर्षों की लंबी गुलामी के बाद, मुगलों की गुलामी, मुसलमानों की गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी के बाद हिंदुओं को जो है उनका एक टुकड़ा आज़ाद हुआ। आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र का एक टुकड़ा आज़ाद हुआ। और ये हिंदुस्तान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान कभी जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। आसपास के जितने भी देश हैं वो एक वक्त ऐसा था जब वो सारे के सारे हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हुआ करते थे। और इस पूरे क्षेत्र में हिंदू संस्कृति, या यूँ कहें कि सनातन संस्कृति का ही जो है प्रभाव था और लोग उसी संस्कृति के तहत जीवन यापन करते थे। मित्रों, 22 समितियों के 284 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 114 दिन की बैठक, तमाम विचार विमर्श, बदलावों, सुधारों और जनमानस को सुनने और समझने के बाद अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। और इस संविधान सभा के अध्यक्ष विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित 284 सदस्यों ने 2 हस्तलिखित संविधान की पांडुलिपि पे हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को। इसके 2 दिन बाद देश का संविधान लागू हुआ, क्रियान्वित हुआ, एक बड़े सपने के साथ, एक लक्ष्य के साथ कि भारत एक गणतंत्र होगा। भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देगा, सबको समानता का अधिकार देगा, सबको सम्मान का अधिकार देगा। और जो मूल मंशा संविधान की थी वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की थी। कल्याणकारी राज्य का मतलब जो राज्य अपने एक एक जन को, एक एक जनता को के कल्याण के लिए काम करे। संविधान के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि ये
जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है। मित्रों, इस 74 साल की यात्रा के बाद क्या आप सबको लगता है कि जिन लक्ष्यों के हासिल करने के लिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्या हम उसे हासिल कर पाए हैं? एक दृश्य देखिए, आज देश की अदालतों में 4 करोड़ 70 लाख लंबित मुकदमे हैं। 4 करोड़ 70 लाख लंबित मुकदमे हैं भारत की अदालतों में। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर दिन भारत में 82 लोगों की हत्या होती है। 11 अपहरण के केस हर 1 घंटे पे इस देश में दर्ज होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आज देश में 81.35 करोड़ यानी 81 करोड़ 35 लाख लोग सरकारी अनुदान के अनाज पर, दाने पर जीवित हैं, यानी कि वो गरीबी रेखा के भी नीचे हैं। उन्हें भरपेट खाने को भोजन भी ये देश नहीं दे पाया है, या यूँ कहें ये देश भीख में दे रहा है, वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाए हैं। और सबसे दुखद और विडंबना की बात यह है कि देश की 40% जो संपत्ति है, जो संपदा है, जो पूंजी है, वो देश के 1% लोगों के हाथ में है। ये आंकड़े किस ओर ले जा रहे हैं हमें? इन आंकड़ों को देखा जाए तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी, 130 करोड़ की जनता है, उसमें 81 करोड़ लोग, 81.35 करोड़ लोग सरकारी अनाज पे जीवन यापन कर रहे हैं आज के दिन। 1% लोगों के पास 40% संपत्ति उनके कब्जे में है। अगर ये प्रतिशत थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो 10% लोगों के हाथ में देश की लगभग 70 से 80% पूंजी है। 90% लोगों के पास क्या है? क्या गणतंत्र की यही मंशा थी? क्या गणतंत्र की बराबरी और समानता का जो लक्ष्य था वो यही था? शायद नहीं। इसीलिए मित्रों, आज मैं इस लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद हम इस गणतंत्र के त्योहार को स्थगित रखेंगे। तब तक के लिए स्थगित रखेंगे जब तक कि जो गणतंत्र का मूल लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो जाता है। जब तक देश से गरीबी नहीं दूर होती है, जब तक देश का कानून व्यवस्था, किसी समाज की रीढ़ की हड्डी होता है कानून व्यवस्था, अगर किसी देश में 4 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हों तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश की न्याय व्यवस्था कैसी होगी। और किसी देश की न्याय व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि उस देश का सब कुछ गड़बड़ है। न्याय व्यवस्था ही मुख्य इंजन होता है किसी समाज को चलाने का। अगर न्याय व्यवस्था आपकी सुदृढ़ है, मजबूत है, निष्पक्ष है, न्यायप्रिय है, तो अन्य जितनी भी तरह की समस्याएं हैं वह खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। किसी फिल्म का डायलॉग मैंने सुना था कि अगर पुलिस वाले चाह लें तो मंदिर के सामने से कोई एक चोरी चप्पल नहीं चोरी कर सकता है, अगर चाह लें तो। लेकिन शायद इस देश ने ऐसा चाहा नहीं किया है। जैसा कि मैंने अपनी कविता के प्रारंभ में कहा था कि इस हिंदुस्तान की किस्मत ही सपेरों ने लिखी है, इस हिंदुस्तान की किस्मत ही सपेरों ने लिखी है, हर कुर्सी पे आस्तीन के सांप आ बैठे। और चारों तरफ नजर दौड़ाइए, अधिकारियों को देखिए, सरकारी कर्मचारियों को देखिए, मंत्री विधायकों को देखिए, सांसदों को देखिए। आज आपकी संसद अपराधी मानसिकता के लोगों से भरी पड़ी है। आंकड़े के हिसाब से देश की संसद में आधे से अधिक सांसद जो है वो आपराधिक बैकग्राउंड के, उनके ऊपर घिनौने मुकदमे कायम है, हत्या के, बलात्कार के, अपहरण के। इस तरह के मुकदमों में संलिप्त लोग आज हमारी संसद चला रहे हैं, हमारी विधानसभाएं चला रहे हैं, हमारा देश भी चला रहे हैं दुर्भाग्य से। आज मुझे अवसर मिला है कि मैं
कुछ कठोर निर्णय ले सकूं। मैं न कभी सत्ता का प्रेमी था और न मैं कभी सत्ता का प्रेमी रहूंगा, न मैं आज सत्ता का प्रेमी हूं। मुझे आपने 5 साल दिए हैं। इन 5 सालों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जो समस्याएं जो वोट की राजनीति के चलते, सत्ता पे बने रहने की लालच के चलते हमारे पीछे के लोग नहीं कर पाए, उसे मैं कर सकूं। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऐसा गणतंत्र जहां लोग आज भी गुलाम हो गुंडों के, बदमाशों के, आपराधिक छवि के राजनेताओं के। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि अगले 5 साल तक इस तरह का उत्सव नहीं होंगे देश में। पूरा देश एक बदलाव के लिए खड़ा रहेगा। और अगर आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन 5 सालों में, 5 साल कम नहीं होते हैं। अगर सत्ता में जो लोग हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, अगर वो फिर से सत्ता में आने की लालच न रखें तो 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में इस पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आम जनता खड़ी रहे, आम जनता जागरूक हो, आम जनता सहयोग करे। वो जाति और धर्म के नाम पे इन नेताओं के बहकावे में न आए और वो देश हित की सोचे, राष्ट्र हित की सोचे, क्योंकि देश हित में ही उनका हित सन्निहित है। राष्ट्र उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, राष्ट्र ईमानदार होगा। राष्ट्र की जो संपदा लूटी जा रही है भ्रष्टाचार के चलते, वो संपदा अगर नहीं लूटी जाएगी तो वो आप सबकी संपदा है, आप सबके हिस्से में जाएगी। वो हमें ये समझना होगा कि जो राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट हो रही है, जो ये बेतरतीब विकास के नाम पे लूट हो रही है देश भर में, वो आपके पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, टैक्स से, मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, जिसको टैक्स के रूप में आपने सरकार को दिया हुआ है कि वो आपकी सुविधाओं के लिए, आपके कल्याण के लिए, कल्याणकारी योजनाओं में उन पैसों को लगाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो पैसे कमीशनखोरी के शिकार हो जा रहे हैं। आप चारों तरफ देखिए, बेतरतीब विकास, सिर्फ विकास के नाम पे जो है पैसों की बंदरबाट की जा रही है। सड़कें बनाई जा रही हैं, उखड़ जा रही हैं, नाले बनाए जा रहे हैं, अगले साल भी नहीं चल पा रहे हैं, सड़कें 6 महीने भी नहीं चल पा रही हैं। लगभग सारी संस्थाओं की यही हाल है। ये कैसे रुकेगा? ये चंद प्रतिशत लोग हैं जो ये लूट मचाए हुए हैं। ये वही 10% लोग हैं जिनके हाथ में देश की 80% पूंजी है। ये वही 10% लोग हैं जो लूट रहे हैं 90% लोगों को, और 90% लोग हम सोए हुए हैं। तो हमें जागना पड़ेगा। धन्यवाद और नमस्कार मित्रों। ये मैंने एक काल्पनिक दृश्य बनाया था कि अगर भारत का कोई एक आम आदमी जिसके मन में देश के प्रति सच में प्रेम हो, वो उसके लिए कुर्सी प्रेम से अधिक देश प्रेम अगर है, अगर वो सच में देश को बदलना चाहता है, उसके अंदर पद पाने की, धन पाने की इस प्रकार की लिप्सा न हो, और तो वो देश को बदल सकता है। लगातार 74 सालों से हम एक के बाद एक लोगों को देख रहे हैं। लोग बदलाव के नाम पे सत्ता में आते हैं। पिछले 2014 से नई सरकार आई, मोदी जी आए, निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक बदलाव सरकार ने किए। कुछ गंभीर मुद्दे जो पिछली सरकारें सॉल्व नहीं कर पाई थी, उन मुद्दों को सॉल्व किया। लेकिन अगर आप गौर से देखें, अगर आप ईमानदारी से देखें, तो इस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके अंदर सत्ता में बने रहने का लोभ इस कदर है कि
जिसके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास है कि मैं कह पाऊं। और इसी सत्ता लोभ के चलते माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चूक गए उस सुनहरे अवसर को, जिसमें देश को एक नई दिशा में ले जाया जा सकता था, देश को बदला जा सकता था। कई सारे कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किए थे कि मैं सत्ता में आते ही सर्वप्रथम अपराधियों को राजनीति से बाहर करूंगा, नहीं कर पाए। सत्ता लोभ में जाति धर्म से देश इस कदर पीड़ित है, इन जाति धर्म के नाम पे ये सरकार नहीं कर पाई, बल्कि कह सकते हैं कि जाति धर्म और उग्र हो गया। इस 2014 के बाद से लेके लोग और अधिक जातिवादी हो गए या और अधिक धार्मिक हो गए, और अधिक कट्टर हो गए लोग, पोलराइज हो गए लोग और अधिक। यह सही दिशा नहीं है देश के लिए। तो ये मैंने दृश्य बनाया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता या मेरे जैसा कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री होता, या वो दिन कब आएगा जब कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा और लाल किले की प्राचीर से वो कहेगा कि ये गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, असल में ये एक विफल गणतंत्र साबित हो चुका है इन 74 सालों में। जो मंशा थी गणतंत्र की, जो लक्ष्य थे गणतंत्र के, उनसे हम सिर्फ दूर ही नहीं हैं, बल्कि एकदम आउट ऑफ ट्रैक है कह सकते हैं। गणतंत्र के किसी भी सपने को पूरा करते हुए हम नहीं दिख रहे हैं। जिस देश की न्याय व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई हो कि 4 करोड़ 4.5 करोड़ मुकदमे उसकी अदालतों में लंबित हों, लोग तारीख पे तारीख, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ मुकदमे होंगे इन देश की अदालतों में, तो आपको अनुभव होगा कि क्या हाल है। मुकदमा लिस्ट होता है कचहरी में, आप सारा काम छोड़ के घर से जाते हैं, आप पूरा दिन व्यतीत करते हैं, अपना धन व्यय करते हैं, और अंत में शाम को आपको मिलती है तारीख। फिर कुछ महीनों बाद आप जाते हैं उसी मुकदमे में, फिर मिलती है तारीख पे तारीख, और जो पटिशनर होता है उसकी मौत हो जाती है, और वो तारीख पे तारीख वाला जो पिटारा है अपने बच्चे के हाथ में थमा जाता है। फिर उसका बच्चा तारीख पे तारीख इस देश में लेता रहता है, इस देश की अदालतों से लेता रहता है। चल क्या रहा है? क्यों हम इस व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं? अगर आपकी अदालतें कार्य करने में विफल हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी अन्य सारी संस्थाएं जो है वो सब की सब विफल हैं। पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, अंकुश कौन लगाएगा? अदालत भी विफल है। एक व्यक्ति हत्या करता है, जघन्य हत्या करता है, कुछ महीनों बाद आप देखेंगे उसको जमानत मिल जाती है, और पूरी जिंदगी ऐश से जीता है। मुकदमा चलता रहता है मालगाड़ी की तरह, और अंततः वो बूढ़ा होकर मर जाता है ऐश कर करके। और मुकदमा जब मुकदमे की फाइल होती है वो फिर यही चल रहा है इस देश में। सब कुछ बिगड़ा हुआ है। पॉलिटिशियंस भ्रष्ट हो चुके हैं, अपराधी जो है सांसद विधायक बन रहे हैं, बारंबार विधायक बन रहे हैं लोग, बारंबार सांसद बन रहे हैं लोग, बिना किसी उद्देश्य के, निरर्थक। मेरे जनपद में भी एक विधायक हैं, वो 9वीं बार विधायक हुए हैं, यानी कि 9 बच्चे 45 साल, 45 साल से वो सदर विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। निरर्थक मैं कहूँगा, कोई बदलाव नहीं, कुछ भी नया नहीं, सब कुछ जैसा का तैसा। जैसा मैंने आजमगढ़ को बचपन में देखा था आज के 30 साल 35 साल पहले, ठीक वैसा ही आजमगढ़। ऐसे ही तमाम विधायक और सांसद हैं इस देश में जो निरर्थक बार बार जो है विधायक और सांसद बनते हैं। बनाता कौन है? वो हम हैं।
हम जो जातिवाद और धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, हम अपराधियों को प्रोत्साहन देते हैं, हम अपराधियों के साथ खड़े होने में गर्वान्वित महसूस करते हैं। हम अपने जाति के नेता के सारे गलत कार्यों का सिर्फ इसलिए समर्थन करते हैं कि वो हमारी जाति का है। लोकतंत्र, मैं कहूंगा कि गणतंत्र विफल होने के बाद भी अभी वोट का अधिकार है हमारे पास, ये बचा हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है कि ये बचा हुआ अभी वोट का अधिकार जीवित है। जागिए आप सारे लोग, सर्वप्रथम वोट देना सीखिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यही वो हथियार है जो बदल सकता है इस देश को। एक ऐसे नेतृत्व को आने का अवसर दीजिए, रास्ता दीजिए। एक ऐसे नेतृत्व के आने के लिए माहौल बनाइए जो जाति से न पीड़ित हो, जो धर्म से न पीड़ित हो, जो लोभ मोह से न पीड़ित हो, जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए सत्ता में गया हो, राजनीति में गया हो। देश बदलेगा कैसे नहीं। मित्रों, एक बात याद रखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और संयोग से भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 50% आबादी 18 से 28 साल 29 साल की उम्र की है। भारत को आज युवाओं का देश कहा जा रहा है और ठीक विपरीत जो आपका सबसे बड़ा विरोधी चाइना है, वो बूढ़ों का देश कहा जा रहा है। तो ऐसे में भारत के पास एक शानदार अवसर है आने वाले 1 दशक 2 दशक तक कि भारत जो है तेजी से उन्नति कर सकता है अगर हम अपने युवाओं को सही राह पे ले जा सकें, अगर हम अपने युवाओं को ट्रेन कर सकें, स्किल कर सकें, शिक्षित कर सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है मित्रों, क्योंकि कानून व्यवस्था विफल है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं विफल हैं, क्योंकि राजनेताओं को बार बार कुर्सी पे आने का टारगेट प्रथम है, इसलिए वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, वो क्रांतिकारी बदलावों से डर रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम यह है कि समाज में जो कुछ प्रतिशत दीमक हैं, उनको मैं दीमक कहता हूँ, वो हर क्षेत्र में वो दीमक है। वो पुलिस में दीमक है, वो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो आपके प्रशासनिक क्षेत्र में है, वो आपकी जुडिशरी में है, वो आपकी पॉलिटिक्स में है। वो दीमक हर जगह है। कुछ प्रतिशत दीमक वो देश को चाट रहे हैं। अगर जल्दी ही आपने कोई कह सकते हैं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, मारा ना इन दीमकों को, ये दीमक पूरे देश को चाट खाएंगे। वो पेस्टिसाइड वोट है, वो पेस्टिसाइड ये कलम है। लिखिए, जागिए, जगाइए, वरना भारत अब पड़ोसी देशों को आप देख ही रहे हैं। जो अफगानिस्तान से बीमारी चली थी वो पाकिस्तान तक पहुंच गई है। आपकी सरहद पे बीमारी पहुंच चुकी है। वो वायरस आपके सरहद तक पहुंच चुका है। वायरस इंटर कर रहा है आपके सीमाओं में। सुधरिए, जागिए। वायरस आपके देश को कैप्चर कर ले कोरोना की तरह, उससे पहले जागिए, उस वायरस को खत्म करिए। तो मित्रों, ये एक अलग तरह का नरेशन मैंने देने की कोशिश करी है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई लाल किले की प्राचीर पे जाने का अवसर मिले तो सर्वप्रथम गणतंत्र के उत्सव को सस्पेंड किया जाएगा तब तक के लिए, एक कमिटमेंट के साथ, एक लक्ष्य के साथ कि जो लक्ष्य 74 सालों में हम नहीं प्राप्त कर सके किन्हीं कारणों से, उस लक्ष्य को हम अगले 1 दशक में प्राप्त करेंगे। फिर हम गणतंत्र को मनाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। दुनिया देखेगी, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे शांत और सबसे कुशल राष्ट्र होगा। तब हम मनाएंगे गणतंत्र। उस दिन का सपना पालिए, उस भारत के दृश्य को देखिए, उस भारत के सपने को पालिए। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।